नाउ इफ यू डू सम एक्टिविटी, तब हम लोगों का शरीर में मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाना पड़ता है, और तभी हम लोगों का रेस्पिरेटरी रेट एज वेल एज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे आप देख सकते हैं इधर इन दिस एनिमेशन, जैसे सांस ले रहा है, हाँ, तो फेफड़े जैसे है लंग्स ना, ये फूल रहा है ना, तो दिस इज द नॉर्मल केस इन रेस्टिंग स्टेट। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, व्हेन वन प्लेयर विल डू सम एक्सरसाइज, तुरंत उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, और साथों साथ उसका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा। So that's what today we'll see the regulation of respiration and mechanics of breathing and the spirometry, lung volumes and lung capacities. Now we'll first see very brief the respiratory centers. This is just to give you an idea where this respiratory centers is located. As we have already discussed, in case of below the opening of the superior vena cava, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे वो आपका हार्ट रेट को निर्धारण कर रहा है, हार्ट रेट बिल्कुल इसी तरह हम लोगों का रेस्पिरेटरी सेंटर भी है। वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेट होता है? आपने देखे होंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन व्हिच इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट टिश्यू, अराउंड 1.5 किलोग्राम ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जो हम लोग का ये क्रेनियम के अंदर है ना, क्रेनियल कैविटी के अंदर है। और ब्रेन के नीचे ये वाला हिस्सा है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, जो ये स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच जा रहे हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इधर एक जगह है जिसका नाम है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। यहाँ पे शरीर का हर एक वाइटल सेंटर्स होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर, ऐसे ऐसे सेंटर्स होते हैं। और इधर डैमेज हो जाना मतलब आदमी को सर्वाइवली चैलेंजिंग हो जाता है। सो पीपल मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट द आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, यह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे एक नर्व में इलेक्ट्रिसिटी जैसे आ रहा है, जैसे लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखे घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत बहुत माइन्यूट वोल्ट में, बहुत बहुत कम वोल्ट में, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट के तरह ही ऐसे नर्व फाइबर के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। कहाँ पे आता है? ये रेस्पिरेटरी मसल्स में आता है। रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे देयर आर टू रेस्पिरेटरी मसल्स, one is called diaphragm, another one is called external intercostal muscle, external intercostal muscle. Now this diaphragm से muscle है, dome shaped muscle है, देख सकते हैं। डायफ्राम क्या करता है, आपका शरीर को दो हिस्से में बांट रहा है। डायफ्राम का ऊपर वाला हिस्सा जो है थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाला हिस्सा जो है एब्डोमिनल कैविटी। और कौन सा मसल है? ये देखिए, इधर जो रिब केज है हम लोगों का, ऐसे सी शेप, सी इंग्लिश लेटर सी के तरह है, इसको इसको रिब्स बोलते हैं। ऐसे दोनों रिब्स के बीच ऐसे आप लोगों का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है। तो वो मसल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है। तो क्या होता है, ये पूरा रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इनसाइड द लंग थोरेसिक कैविटी में प्रेशर लंग्स के अंदर गिरावट होता है, तभी जाके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा शरीर के अंदर आता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन, जो सांस लेना। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम दिस ब्रेन स्टेम, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहां से ये दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर्स में मसल्स में आते हैं, और बिल्कुल इसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है। सो आप देख सकते हैं ब्रेन स्टेम में देखेंगे, पॉन्स, मिड ब्रेन सबसे ऊपर होता है, फिर पॉन्स, मिडल ऑब्लंगटा, ऐसे ऐसे है। तो देख सकते हैं ऐसे पॉन्स में हम लोग का दो सेंटर्स है, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये एपन्यूस्टिक सेंटर बेसिकली फायर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जैसे आपका हार्ट में पेसमेकर था, बिल्कुल ये क्या करते हैं, ये इंपल्स क्रिएट करता है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर में जो मेडुला में स्थिति है, इसको स्टिमुलेट करते हैं। नाउ दिस रेस्पिरेटरी सेंटर एक्चुअली कैरीड द इंपल्सेस, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहां से इंपल्स कैरी होके इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ पे आता है, ये
डायफ्राम में आता है, दिस इज द डायफ्राम, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में आता है। तब जाके ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब लंग्स के अंदर का कैविटी में जो एल्विलाई के अंदर का प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, फॉल करता है, तभी एयर अंदर आते हैं टू मेंटेन द प्रेशर। तो कब तक एयर आएंगे? जब तक ना प्रेशर इक्वल हो जाए, सो एल्वियुलर का प्रेशर और बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तब तक एयर फ्लो होते रहेंगे। इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। सो द टेक होम मैसेज हियर इन दिस स्लाइड इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। सो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे ब्रेन स्टेम में, जो ब्रेन का जो स्टेम वाला हिस्सा है अभी जो मैंने बताया वहीं पे रहता है। और ये मेनली ये एप्नियोस्टिक जो सेंटर है, ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, इतना डिटेल्स आपको जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव यू ए वेरी ब्रीफ आइडिया कैसे हो रहा है। सो एप्नियोस्टिक सेंटर से इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में जाता है या इंस्पिरेटरी सेंटर में जाता है, और यहाँ से ऐसे आके रेस्पिरेशन हो रहा है। साइमल्टेनियसली ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करते हैं, इनहिबिट करता है इसको, एप्नियोस्टिक सेंटर को। ये भी इसको इनहिबिट करेगा, तो ये इम्पल्स भेजना बंद कर देगा, तब जाके एक्सपिरेशन होगा, व्हिच इज द नेक्स्ट पेज। एनीवे आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। सो द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे आएगा, और दिस इज द फ्रेनिक नर्व। जो फ्रेनिक नर्व है डायफ्राम को सप्लाई करता है। लुक एट दिस मसल, दिस इज द डायफ्राम। ये आपका शरीर को दो हिस्से में बांट रहा है, दिस इज द थोरेसिक कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम इज द एब्डोमिनल कैविटी। आपने देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है नर्व मसल फिजियोलॉजी, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी मसल। तो दिस डायफ्राम इज आल्सो वन ऑफ द वॉलेंटरी मसल और स्केलेटल मसल। डायफ्राम भी वॉलेंटरी मसल है, जो आपको विश के मुताबिक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस डायफ्राम इज आल्सो वन ऑफ द वॉलेंटरी मसल। So this voluntary muscle is supplied by sphenic nerve, जो ये cervical region से आ रहा है। ये जो गर्दन का जो हिस्से cervical C3, 4, 5 आप देखे हैं, इधर से देखिए स्पाइनल कॉर्ड से इधर से बाहर आ रहा है, और ये नर्व इधर सप्लाई कर रहा है। नाउ नॉर्मल और क्वाइट ब्रीथिंग में डायफ्राम की वजह से इंस्पिरेशन हो रहा है ऑलमोस्ट 80%। हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये डायफ्राम की वजह से ही हो रहा है, ऑलमोस्ट 80% of that is fulfilled by the diaphragm and the remaining is by the external intercostal muscle, जो दोनों ये रिब के बीच हो रहा है, रिब के बीच होते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो ये इसके वजह से ऐसे रेस्पिरेशन हो रहा है। नाउ इफ देयर इज एनी इंजरी, जैसे कभी कभी देखे गए बहुत सारा गेम्स है, जैसे जिम्नास्टिक है, उल्टा दिशा में हो गया, या कभी अगर गर्दन का ये वाला हिस्से में अगर इंजरी हो गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा, विदाउट रेस्पिरेशन आपका स्टॉप हो जाएगा, विदाउट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिस रेस्पिरेशन विल बी सीजेस। So this is one of the application what we see. So immediately अगर किसी को सांस रोक जाएगा, तो हम लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम लोग आपको टीच करेंगे कैसे सीपीआर देना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना है, दैट इज द मेडिकल इमरजेंसी। ये भी आपको जानना काफी जरूरी है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम लोग दिखाएंगे आपको कैसे सीपीआर देना है और कैसे टेक केयर करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बीइंग ए कोच यू मस्ट नो हाउ टू टैकल दिस इमरजेंसी सिचुएशन। So this diaphragm is supplied by this phrenic nerve। देखिए ये phrenic nerve है और यहाँ से ऐसे सप्लाई हो रहा है। देखिए ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मैंने बताया, ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स nerve के जरिए आएगा। When this electrical impulse reach the diaphragm, तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा 1.5 सेंटीमीटर ही नीचे जा सकते हैं, बट इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वर्टिकल लेंथ है लंग्स का वो कई गुना बढ़ जाता है ना। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप जब जोर जोर से सांस लेते हैं, तब क्या होता है, डायफ्राम और भी नीचे जाता है, और भी नीचे जाता है, तो और भी वर्टिकल लेंथ बढ़ जाएगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या होगा, आपका और भी ज्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और भी ज्यादा आपका
हवा अंदर आएगा इंस्पिरेशन के दौरान, सो दैट आपका गैसियस एक्सचेंज बढ़ेगा, आपका एरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ेगा बेस्ड ऑन द आपका फिजियोलॉजिकल डिमांड एज वेल एज फिजियोलॉजिकल लिमिट। नाउ कमिंग टू द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग समझाने के लिए एक वेरी बेसिक था। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग इसका मतलब है कैसे इसका मैकेनिक्स है, मींस कैसे हम लोग सांस लेते हैं, दिस इज द मैकेनिक्स। तो कभी अगर पूछेंगे आपको एग्जाम में डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अगर पूछेंगे तो दैट टाइम यू सपोज टू आंसर हाउ एग्जैक्टली वी आर इंस्पायरिंग, हाउ एग्जैक्टली वी आर इंस्पायरिंग मींस इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है और एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है। Now, first of all, you must know inspiration is an active process. Inspiration जो हो रहा है वो शरीर का active process है. During inspiration, two muscles will actively contract. One is diaphragm, another one is external intercostal muscle. देखिए इसमें this diaphragm is contracting एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो रिब के बीच है, दोनों रिब के बीच। आप ऐसे करके अगर पॉकेट में हाथ डालेंगे, पॉकेट में ऐसे हाथ डालेंगे तो दोनों रिब के बीच ऐसे इस डायरेक्शन में वो मसल्स होता है। व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल पुल द रिब केज। ये जो रिब केज है, ये जो खांचा है, तो इसको क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लेके आएगा। सो व्हेन इट विल इंक्रीज, तो आपका सामने से पीछे तरफ जो डिस्टेंस है लंग्स का, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। हम जैसे ये मेरा सामने वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर, है ना। एनाटॉमी, एनाटॉमी भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो एनाटॉमी के लिए उसको बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो सामने से पीछे वाला जो लेंथ है लंग्स का वो बढ़ जाएगा जब ये थोड़ा सी केज, एक डीप इंस्पिरेशन करके देखिए, ट्राई टू फील योरसेल्फ। देखिए थोड़ा सी केज बाहर की तरफ आया ना, तो क्या हो रहा है, आपका लंग्स का एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। So again and again I am telling the inspiration is an active process. During the inspiration आपका दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक है डायफ्राम और एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। You try to take class notes also so that later on it will help you understanding the topic when you go through a book. So inspiratory muscle क्या है? So there are two inspiratory muscle. कभी कभी short notes पूछते हैं हम लोग, name the inspiratory group of muscle. So these are the normal inspiratory muscle. ये हमेशा inspiration से पहले ये contract कर रहा है। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका लंग्स का वर्टिकल लेंथ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे वाला जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपको रिब केज को सामने की तरफ और बाहर की तरफ लेके आ रहा है। सो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। अभी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो बस रिलैक्स होगा और कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तब क्या होगा, आपका लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज आपका वॉल्यूम छोटा हो रहा है, तो उधर से क्या होगा, हवा बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। सो दिस साइकिल्स इज गोइंग ऑन एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर बॉडी। इट इज नॉट दैट सिंपली हवा अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, इट इज नॉट। सो इट इज ए वेरी सिंपल, इट माइट लुक्स वेरी सिंपल, बट फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। बिकॉज इफ देयर इज एनी इंजरी टू दिस नर्व्स or any system, then it will be definitely affected. So देखिए, when the diaphragm, I am coming again and again to give you the feeling. देखिए, this is the complete mechanics of breathing. आप खुद समझ जाएंगे तो आप खुद अपना वर्ड से भी लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। देखिए, when the diaphragm is contracting, अभी रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है। when it is contracting, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखिए वर्टिकल लेंथ ऑफ लंग बढ़ रहा है। So when the diaphragm will contract, it will increase the vertical length of the lung. So inspiration is an active process, first sentence. And during inspiration, there are two muscles contract. One is diaphragm, another one is external intercostal muscle, जो दोनों रिब के बीच है। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। So क्या होगा, आपको वर्टिकल लेंथ बढ़ेगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान क्या होगा, आपका एंटीरियर पोस्टीरियर सामने से पीछे वाला जो लेंथ है एज वेल एज ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द लंग विल इंक्रीज। तब क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर गिर जाएगा, तब हवा अंदर आएगा। इसी का नाम है इंस्पिरेशन।
इसी का नाम है इंस्पिरेशन। नाउ ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, बेस्ड ऑन योर डिमांड, आप अगर कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपका और भी ज्यादा मात्रा में आपका ये वॉलंटरी जो मसल्स है डायफ्राम एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल दोनों फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कैन गो अप टू 5 सेंटीमीटर नीचे, जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में कितना है 1.5 सेंटीमीटर तक ही नीचे आ रहा है, तो वो और भी नीचे जाएगा तो क्या होगा, और भी आपका लेंथ ज्यादा हो जाएगा, वर्टिकल लेंथ, और भी ज्यादा आपका एयर अंदर आएगा, सो गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अभी मैं बातचीत करूंगा, डायफ्राम तो हो गया, अभी बातचीत करूंगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के लिए। अभी देखिए दीज आर द रिब्स, रिब्स ये जो खांचे की तरह है। बंगाली में एक गाना है, हम लोग बोलते हैं खांचार भीतर अचिन पाखी केमने आसे जाए। सो इट्स दैट खांचा जिसके अंदर हम लोग फिलोसॉफिकली सोचते हैं इसके अंदर जो जीवन है वो कैसे आता है और कैसे चला जाता है, हम इंसान को पता नहीं होता है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो दिस खांचे के अंदर ही आपका जीवन है। जीवन कौन सा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, हार्ट बंद हो गया तो लाइक दिस इज द एंड ऑफ द डे, और रेस्पिरेशन भी बंद हो गया, अगेन दिस इज द एंड। सो दिस इज द केज, दिस इज द केज, दिस इज कॉल्ड द थोरासिक केज। थोरासिक केज खांचा है, हाँ। सो थोरासिक केज, एक केज के अंदर बहुत वेल प्रोटेक्टेड है आपका दो वाइटल्स ऑर्गन्स, क्या है, एक है हार्ट, एक है लंग्स, दोनों बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड होके रखा गया है। तो हार्ट इज इन द सेंटर एंड दोनों तरफ आपका लंग्स है। ना ये थोरासिक केज अगर देखेंगे, जो रिब्स है, रिब्स आर सी शेपेड। देखिए इंग्लिश लेटर जो सी है ये सी के तरह दिखता है ना, सी, और इधर भी एक सी, और दोनों रिब ऐसे पोस्टीरियरली मींस पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्रा के साथ जुड़ा हुआ है, और सामने की तरफ ऐसे आपका स्टारनम के साथ जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं स्टारनम, ये जो बोन है सामने वाला छोटा बोन है इसको बोलते हैं स्टारनम। और देखिए दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। देखिए मैं जैसे बताया था, पॉकेट में अगर हाथ रखेंगे तो हाथ का जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपका ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी उसी डायरेक्शन में रहते हैं, सिचुएटेड होते हैं, उसी डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा मींस छोटा होगा, तो ये क्या करेगा, रिब केज को ऐसे ऊपर की तरफ खींच के लेके आएगा, है ना। देखिए, सो दिस आर द डायफ्राम एंड दिस आर द रिब केज। आपको पता है कितना, सो दिस इज अगेन द डायफ्राम, हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ से देख रहे हैं, तो दिस इज द व्यू। ये डायफ्राम पूरा ऐसे पार्टीशन करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, और इधर जैसे इसोफेगस आने के लिए जगह है, हाँ, और वेन्स, लार्जर वेन्स जाने आने के लिए जगह है, ऐसे। देखिए again and again I am giving the animation to make you very clear। देखिए डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो लंग्स का देखिए वर्टिकल लेंथ बढ़ रहा है, वर्टिकल लेंथ बढ़ रहा है, साथों साथ आपका एब्डोमिनल मसल्स भी आल्सो हेल्पिंग। हम जब जोर जोर में और गहरे सांस लेते हैं तब ये सब एक्सेसरी मसल आ जाते हैं, एब्डोमिनल मसल, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड इधर का एक मसल है, प्लैटिस्मा मसल, दीज आर द फॉर फोर्सफुल मेडिटेशन। हम जब बहुत बहुत एग्जॉस्टिव वर्कआउट करते हैं, एरोबिक कैपेसिटी जब मैक्सिमम होता है तब जाके एक्सेसरी मसल्स भी प्ले करता है, सो दैट आपका लंग्स का अंदर का कैविटी और भी ज्यादा बढ़ सके। अब देखिए रिब केज कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, रिब केज देखिए, अभी तो डायफ्राम देख रहे हैं, फोकस ऑन द रिब केज जो नेक्स्ट वाला हिस्से में दिखा रहा है, रिब केज भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज द डायफ्राम, डायफ्राम नाम याद रखिए, डायफ्राम, और दिस आर द रिब केज। रिब केज देखिए कैसे ऊपर गया। I have another put. So diaphragm is supplied by the phrenic nerve. So during the contraction of diaphragm, it go downwards around 1.5 centimeters during quiet respiration। Quiet respiration मतलब normal respiration, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, when we are completely in the relaxed state, तब जो respiration हो रहा है तो उस वक्त क्या कितना हो रहा है, उस वक्त बस 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जा सकते, बट ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन वो 5 से 7 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है। वन एलीट लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या मैराथन रनर्स
को और भी ज्यादा नीचे जाएगा ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, या डीप सी डाइवर्स जो है उनके लिए और भी नीचे जाएगा। So when the diaphragm contracts, it increases the vertical dimension of the thoracic cavity. Now look into the ribs. There are 12 pairs of ribs. 12 जोड़े ribs है, दोनों साइड में ribs है, इधर 12 और उस तरफ से 12 ऐसे ribs है। So this is the first ribs, second, third, fourth, ऐसे ऐसे 12 ribs है। Now ऊपर वाला ribs देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द स्टार्नम, नीचे वाला जो रिब्स है ये थोड़ा सा आपस में कनेक्ट होके फिर स्टार्नम से कनेक्टेड है। अभी देखिए इधर काउंट दिखाया गया ऐसे, ये फिर आपको एनाटॉमी में भी थोड़ा सा आइडिया देंगे। तो ये रिब केज के बीचों बीच ऐसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ऐसे। नाउ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स फॉर इंस्पिरेशन, वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो इंस्पिरेशन के दौरान काम आता है, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो रिब केज को ऐसे ऊपर की तरफ खींच के लेके आता है। आपने देखे होंगे ना, दिस इज द ट्यूब पंप है ना, ट्यूब कॉल भी बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है बोलिए, पहले पंप चाहिए ना, उसके बाद हम लोग बकेट लगाते हैं इसके नीचे है ना, उसके बाद इसके नीचे ऐसे, पहले पंप चाहिए ना, उसके बाद बकेट लगाते हैं ऐसे उसके नीचे। तो पहले वाला जो रिब्स है ऊपर से नीचे तक जो रिब्स है ऐसे 1 2 3 ऐसे 6 नंबर ऑफ रिब तक आपका क्या होता है, ये पंप हैंडल मूवमेंट है। पंप का जो हैंडल है ये जैसे ऊपर की तरफ ऐसे आता है ना, पंप हैंडल को दबा के छोड़ देंगे, आपने देखा होंगे, आप सभी यूज किए हैं ऐसे पंप है ना, जो पहले जमाने में होता था थोड़ा पब्लिक प्लेस में। हाँ, तो ये पंप को प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो इसका एक ही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो रहा है, ये बाहर की तरफ आएगा। तो बिल्कुल जो ऊपर का जो रिब्स है अप टू 6 रिब्स ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या देखिए ऐसे दिखाया गया, ये रिब्स रिलैक्सेशन में ऐसे है, और ये जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब केज ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ऊपर का जो रिब्स है उसका पंप हैंडल मूवमेंट होगा, उसमें पंप हैंडल ऐसे मूवमेंट होगा। और नीचे का जो रिब्स है देखिए, ये जो ऊपर का रिब्स है ये देखिए बिल्कुल ऊपर की तरह, पंप का जो हैंडल है इसी तरह मूवमेंट हो रहा है। नीचे वाला रिब्स देखिए ये थोड़ा सा स्लैंडिंग है, इसमें बकेट हैंडल मूवमेंट होता है। नीचे वाला जो रिब्स है इसमें बाल्टी का जैसे हैंडल है, इसको अगर ऐसे ऊपर में खींचा जाएगा तो ये बाहर की तरफ एंड आउटवर्ड्स, हाँ अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स ऐसे मूवमेंट हो। सो पंप होगा तब इंस्पिरेशन होगा, तब ऐसे हवा अंदर की तरफ आएगा। So this is the thing called mechanics of breathing. This entire thing is called mechanics of breathing. देखिए इधर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लंग्स का तब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये लंग्स एल्विलाई के अंदर का प्रेशर फॉल डाउन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, हवा बाहर से एनवायरमेंटल एयर से, बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू दिस एयर पाइप है ना, पिछले दिन जैसे बताया रेस्पिरेटरी पैसेज जो है यहाँ से क्या होता है, फिर हवा अंदर आता है एल्विलाई तक अंदर आएगा। एंड कब तक आएगा, जब तक ये हवा का प्रेशर जैसे एनवायरमेंट का प्रेशर 760 है और लंग्स के अंदर एल्विलाई का भी प्रेशर 760, तब तक ये हवा आती रहेगी। एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। अभी डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था नीचे की तरफ गया था, अभी वो रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। नाउ डायफ्राम विल कम बैक, और जो रिब केज बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ गया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, वो अभी रिलैक्स करेगा। सो एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। पैसिव क्यों, क्योंकि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, वो बेस अपना अपना पोजिशन में आ रहा है। डायफ्राम ऊपर की तरफ आ गया,
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो इसको ऊपर की तरफ खींच के रखा था उसको छोड़ देंगे, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर अभी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हवा अंदर से बाहर आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरेशन, इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। देखिए ऐसे ही हो रहा है, इंस्पिरेशन के टाइम लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है और एक्सपीरेशन से पहले लंग्स का वॉल्यूम छोटा हो रहा है, इसी वजह से लंग्स के अंदर जो एल्विलाई है उसमें प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हवा बाहर आ रहा है। So this hope you all have understood how exactly inspiration and expiration is happening and इसको हम लोग ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, या आपको जानना भी जरूरी है कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सेंटर में काफी इनपुट्स आते हैं, जो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन स्टेम में है ना, ये ब्रेन स्टेम है हम लोगों का, मिड ब्रेन पॉन्स ये सब है इधर, तो ये ब्रेन स्टेम में काफी सारा इनपुट्स आते हैं। क्या इनपुट्स है, पहले ये स्लाइड को बंद कर देते हैं। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना, चाहिए क्या नहीं, मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब जॉइंट्स मूवमेंट होता है एक्सरसाइज के दौरान, तो जॉइंट मूवमेंट भी हमें जॉइंट रिसेप्टर्स है जॉइंट्स में, हर एक जॉइंट्स में जब मूवमेंट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जॉइंट रिसेप्टर से स्टिमुलस डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर में पहुंचता है नार्व के जरिए और उसको स्टिमुलस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्या भाई साहब बढ़ा दो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना था, 14 to 18 था ना, वो 20, 25, 30 तक जा सकता है ड्यूरिंग एक्टिविटी। और क्या होता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जो नॉर्मली जो सांस ले रहे थे, डेप्थ क्या होगा, जोर जोर से सांस, इसको बोलते हैं डेप्थ। तो जो डायफ्राम है वो और भी नीचे जा रहा है, और भी नीचे जा रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वो और भी जोर जोर से खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर और भी हर एक एल्विलाई में अभी एयर फील हो सकता है, तो गैसियस एक्सचेंज, टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा, गैसियस एक्सचेंज बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और उसको एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल तक पहुंचा पाएंगे उस दौरान। सो दिस इज द थिंग, आपका जो जॉइंट रिसेप्टर्स है वहां से देखिए ये स्टिमुलस आता है रेस्पिरेटरी सेंटर में और आपको उस वक्त बढ़ा देता है रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को, है ना। और क्या है, मैंने जो पहले बताया था आपको, ये रेस्पिरेशन भी एक अनोखा है, शरीर के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए हम लोग सो रहे है ना, तो सो रहे तो हम सोने के टाइम सांस लेना और एक्सपायर, तो इसीलिए नेचर ने या भगवान ने, जो भी बोलो, इट हैज नॉट गिवन द फुल कंट्रोल ऑन यू, क्योंकि आप तो काम में बिजी रह जाएंगे तो आप भूल जाएंगे सांस लेने छोड़ने में, इसी वजह से क्या होता है, दिस इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट ऑटोमेटिक के अंदर भी शरीर के अंदर एक कंट्रोल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर अगर सांस रोक के रखूंगा, नॉस्ट्रल बंद करके, मुंह बंद करके रखूंगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आई कैन नॉट होल्ड माई ब्रीथ, है ना, उसके बाद दम निकल जाएगा, ऐसे लगेगा ना, उसके बाद और होल्ड नहीं कर पाएंगे, ब्रेक कर देंगे। तो एग्जैक्टली कैसे पता चलता है, हाउ एग्जैक्टली विल कम टू नो, हमारे सिस्टम मस्ट हाउ उसको समझाया था ना तो खून में ऑक्सीजन का मात्रा गिरना शुरू हो जाता है, एक क्रिटिकल लेवल है, उसके बाद और सह नहीं जाता है, तो तब क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर में वो सेंसर से ज्यादा ट्रिगरिंग मिलता है, इंपल्स भेजते रहते हैं, भाई साहब रेस्पिरेशन चलाओ, खुलो रेस्पिरेशन, और नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं केमो रिसेप्टर्स। तो दीज आर द केमो रिसेप्टर्स, दीज आर द केमो रिसेप्टर्स। केमो रिसेप्टर्स क्या है, वो आपका खून में ऑक्सीजन का मात्रा हमेशा जांच रहे, खून में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जांच रहे, नाप रहा है एक्चुअली, और हाइड्रोजन आयन का मात्रा नाप रहा है। सो इट इज कॉन्स्टेंटली मेजरिंग आपका ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हाइड्रोजन आयन कितना है, और ब्रेन स्टेम को, ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, हाँ अभी गिरना शुरू हो गया, बढ़ाओ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑल्सो क्या होता है, हमारे खून में ऑक्सीजन का मात्रा गिर जाता है, देखिए एरो मतलब गिरना, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम एक्सरसाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ये भी बढ़ जाता है, एज वेल एज वही कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके एक हल्का सा एसिड बनाता है, जिसकी वजह से H+ आयन का भी मात्रा बढ़ जाता है।
तो ये सब आयंस डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाता है ऐसे केमो रिसेप्टर्स है सम एरिया में, इधर कैरोटिड बॉडी है, एओर्टिक बॉडी है, ये सब, ये आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो ये ऐसे सेंस करके आपको बिल्कुल रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को उस टाइम बढ़ा देते हैं, ये भी इसको स्टिमुलेट करते हैं। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली आपका रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देखिए इसी तरह से ऐसे दो जो केमो रिसेप्टर्स है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका ब्रेन स्टेम में पहुंच रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं, ये भेज रहे हैं ब्रेन में, क्या भाई साहब मेरा खून में अभी इतना ऑक्सीजन है, खून में अभी इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमें पता ही नहीं है। दिस इज द वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म, और हमें पता ही नहीं चलता है। सो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑन रिफ्लेक्स, ये सब को भी बरकरार रखते हैं, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। Any doubt? This is a summary of the topic. I'll go to the next. That's the pulmonary function test or lung spirometry भी इसका नाम है, या lung volume and capacities भी बोलते हैं। तो फर्स्ट जो अभी तक जो बताया, I'll give a summary. So what is the summary जो बताया? तो respiration जो है, it's having two parts. One is inspiration, another one is expiration. तो inspiration is an active process. During inspiration, there are two muscles are actively contract. One is diaphragm and cavity, trachea, pharynx, larynx, trachea, एक्सचेंज हो जाता है ना, पिछले क्लास में दिखाया था। उसके बाद क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है लंग्स में, उस पर गैसेस एक्सचेंज हो गया आपका। फिर अभी जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट किया था, नीचे की तरफ गया था, नाउ दिस डायफ्राम विल रिलैक्स एंड कम बैक टू द अपवर्ड्स, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो इसको बाहर की तरफ खींच के रखा था उसको छोड़ देंगे, तो ये रिब केज भी नीचे की तरफ आएगा। ऐसे महसूस कीजिए, ट्राई टू फील योरसेल्फ, टेक ए डीप ब्रीदिंग एंड फील yourself, you can feel that. So this will increase the pressure of the alveoli which are situated inside the lung, तो उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, हवा अंदर से बाहर आएगा। This is called expiration. So this inspiration expiration this cycle is going on and on. Resting stage में जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, we are just reading a newspaper, at that time the resting respiratory rate बहुत ही कम है, around 14 to 18 cycles per minute. When you do exercise based on our oxygen demand, ये respiratory rate भी बढ़ता है। हम अगर मैक्सिमम एक्सरसाइज करेंगे, सब मैक्सिमम करेंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट एज वेल एज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ क्या है, डेप्थ है कितना गहरे गहरे सांस ले रहे हैं, रेट मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेट मतलब जैसे रेट बढ़ गया मतलब क्या है, रेट मतलब 18 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, है ना, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन हैज इंक्रीज। और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डेप्थ और भी गहरे गहरे सांस ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग। तो एक्सरसाइज के दौरान ये दोनों मकसद इकट्ठा आता है, रेट भी बढ़ता है, डेप्थ भी बढ़ता है। मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा खून को ऑक्सीजनेटेड करे और मासल तक पहुंचा दे, सो दैट आपका मासल बरकरार रखे उसका एक्टिविटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आपने सुने होंगे ना, अभी जैसे कोविड-19 हो रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको बिल्कुल चैलेंज करता है, सो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो व्हेन देयर इज वेरी क्रिटिकल स्टेज, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है खून में वो गिरना शुरू हो जाता है। अगर वो क्रिटिकली कंट्रोल नहीं किया जाएगा क्रिटिकल स्टेज में, तो क्या होगा, आपको वाइटल्स ऑर्गन्स जो है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ये सब में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएंगे, तो एक एक ऑर्गन आपको शट डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और दैट्स व्हाई द कोविड-19 जो आपने सुने हैं थ्रू द न्यूज चैनल्स और द न्यूज़पेपर्स,
दैट इट इज अ वेरी वेरी हाईली डेंजरस, है ना। इसीलिए पूरा पैंडेमिक जो इरा चल रहा है अभी, इकोनॉमी एवरीथिंग हैज बीन चैलेंज्ड वर्ल्ड वाइड, है ना। तो इसी वजह से जो हो रहा है, बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गेटिंग चैलेंज, तो आपको गैसियस एक्सचेंज चैलेंज में हो रहा है, तो आपको ब्लड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजनेटेड, तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड करते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगा देते हैं, सो दैट गैसेस एक्सचेंज, आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन भी देते हैं कभी कभी। तो दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट, आई नीड नॉट डिस्कस, बट हमें कैसे पता चलेगा, क्या आपका लंग का फंक्शनिंग कैसे पता चलेगा। सो जैसे हम लोग किडनी फंक्शन करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, लंग्स का भी फंक्शन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बहुत पुराना सिस्टम है, ऐसे ही शुरू हुआ था। तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इसी तरह दिखते हैं। इसमें क्या है, एक इन्वर्टेड ऐसे ऐसे एक सिलेंडर रहते हैं, ऐसे एक सिलेंडर है, और इसको पानी से भर देते हैं, और इसके ऊपर उल्टा करके और एक सिलेंडर ऐसे लगा देते हैं, और ये और इससे साथ ऐसे पाइप से जुड़ा हुआ होता है। तो आप जब सांस लेंगे, और ये माउथ पीस है, इधर से आप मुंह लगाते हैं और नोस्ट्राइल को क्लोज कर देते हैं, तो हम लोग जब एयर लेते हैं तो इसी के अंदर से हवा लेंगे और इसी के अंदर छोड़ेंगे हवा। तो अभी इंस्ट्रक्शन देंगे सब्जेक्ट को, गो फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान भी रिकॉर्ड करेंगे। टेक ए डीप इंस्पिरेशन, देन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड करेंगे, वो भी रिकॉर्ड होगा। टेक गो फॉर ए डीप एक्सपिरेशन एंड रिकॉर्ड, गो फॉर ए डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय डीप एक्सपिरेशन, रिकॉर्ड। ये सब तरीका उनको बताएंगे और रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जो ग्राफ्स मिलेगा उसको बोलते हैं स्पाइरोमेट्री। Spirometry is the usually the lung volume and capacities, recording of the lung volumes and capacity. देखिए बिल्कुल इसी तरह है। So one person is connected to this spirometer, a पाइप से ऐसे कनेक्टेड है, तो एक इन्वर्टेड ऐसे टैंक है, सिलेंडर है, और इसके ऊपर ऐसे एक सिलेंडर उल्टा करके रख देते हैं, जिसमें हवा भरे है। देखो जब आप सांस ले रहे हैं तो इधर से ये हवा अंदर आ रहा है, बिकॉज आपका नॉस्ट्राइल क्लोज्ड है। देखिए ऐसे इसी तरह, ये नॉस्ट्राइल इज क्लोज्ड, नोज क्लिप ऐसे लगा देते, तो नॉस्ट्राइल से अब नाक से हवा छोड़ या ले नहीं सकते जो भी है, और मुख से ऐसे पाइप कनेक्ट कर देते, इधर एक सेंसर कनेक्ट किया है हम लोग, तो इस सेंसर से भी कर सकते हैं, इस सेंसर से भी कर सकते, देखिए ऐसे सेंसर से भी कर सकते हैं। देखिए जो भी सांस ले रहा है छोड़ रहा है इसी से। सो वेरियस मैनेवर विल आस्क द सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स विल डू अकॉर्डिंगली। जैसे इधर सब्जेक्ट को बोलेंगे टेक ए नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन, तो ऐसे रिकॉर्ड होगा। सो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, देखिए, सो यू आर हैविंग द लंग वॉल्यूम इन दिस एक्सिस, लंग वॉल्यूम्स इन ml, लंग वॉल्यूम्स है, और देखिए व्हेन द पर्सन इज आस्क्ड टू टेक ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, देखिए इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो कमिंग टू द लंग वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम नाउ अभी डेफिनेशन में आता है। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग। सो हिंदी में भी थोड़ा समझा देते हैं। टाइडल वॉल्यूम वो नॉर्मल वॉल्यूम है जो इंस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान लिया जाता है, या सांस छोड़ने के दौरान छोड़ा जाता है, ड्यूरिंग क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल मतलब रेस्टिंग स्टेज में। तो यू आर नॉट गोइंग फॉर हाइपर वेंटिलेशन और फोर्सफुल ब्रीदिंग, ऐसे नहीं है। आप जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं उस वक्त आप जो हवा ले रहा है, हवा लेने के टाइम ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और छोड़ने के टाइम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए अराउंड 500 ml इज द टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है कितना? 500 ml। तो आप जो नॉर्मल सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उस वक्त आपका 500 ml एयर अंदर जा रहा है या वापस आ रहा है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम।
सो इन ए स्पायरोग्राम हम लोग जब लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे ऐसे ऐसे बिल्कुल हमें रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसका नाम है स्पायरोग्राम एंड द टेक्निक इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री एंड द मशीन इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। मशीन का नाम है स्पायरोमीटर, द टेक्निक इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री, जो ग्राफ मिलता है इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। द ग्राफ इज कॉल्ड स्पायरोग्राम। तो स्पायरोग्राम में हमें ऐसे मिलेगा। सो टाइडल वॉल्यूम इज वन थिंग। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो इधर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द सेकंड वन। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है? अपने सब्जेक्ट को बोला है गो फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, टेक ए डीप इंस्पिरेशन देन छोड़ो। सो उस टाइम आपको ऐसे रिकॉर्ड होगा, उस टाइम आपको ऐसे ऊपर आएगा फिर नीचे ऐसे जाएगा, ऐसे रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड एक्स्ट्रा फ्रॉम योर टाइडल इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन का एंड है टाइडल का, तो ये टाइडल इंस्पिरेशन के बाद यहां से यहां तक जो आप मैक्सिमम एयर आप ले सकते हैं, अराउंड 2500 to 3000 ml is the inspiratory reserve. फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द थर्ड वन। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है? ये देखिए, वी हैव आस्क्ड द सब्जेक्ट टू गो फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान जितना हवा ये बाहर आ रहा है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। So we have asked the subject, go for normal breathing, forcefully expire, पूरा expire करेंगे, फिर again come back। तो उस टाइम आपको ऐसे रिकॉर्ड होगा, दिस टाइम आपको ऐसे रिकॉर्ड होगा। So this is the expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the volume of air which can be expired after a forceful expiration from the end expiratory position। ये expiration का end है normal quiet एक्सपिरेशन का, तो ये एक्सपिरेशन छोड़ने के बाद जो फोर्सफुली आप जितना हवा और भी बाहर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द 1200 ml, 1200 ml। कमिंग टू द रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? दिस इज द फोर्थ वन, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग इवन यू फोर्सफुली एक्सपायर। आप फोर्सफुली एक्सपायर भी करेंगे तब भी ये एयर हवा आपका लंग के अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो एल्विलाई है इट इज नॉट कंप्लीटली कोलैप्स्ड, वो थोड़ा सा एयर हमेशा रहता है। दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम। रिमेंबर दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमेट्री से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हम लोग, इसका दूसरा तरीका है रिकॉर्ड करने का। इसका वॉल्यूम कितना है? ये 1200 था, ये 1100, 1100 अप्रोक्सीमेटली इतना ml है। सो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स के या एयर पैसेज के अंदर हमेशा है। दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम। सो हो गया, इतना ही आपको लंग्स वॉल्यूम्स है। नाउ कमिंग टू द लंग्स कैपेसिटी। सो यू आर हैविंग वॉल्यूम्स एज वेल एज कैपेसिटीज। सो यू आर हैविंग लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। देखिए अभी इसी तरह कैपेसिटीज क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ऐसे 4 कैपेसिटीज है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? वही है जो आपने बोला था, वही है इधर, बट इसमें क्या है? ये देखिए इधर में एरो यहां से यहां तक था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, बट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में एरो यहां से है। दैट मीन्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर द एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन। ये इंस्पिरेशन है, नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन ऊपर जा रहा है, और ये एक्सपिरेशन का एंड है, हवा छोड़ रहा है। तो ये एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन से यहाँ तक जो है, दिस इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डोंट वरी, आई एम गोइंग बिट फास्ट। I am having another slides also to give you the detailed definition, वो भी आएंगे। Then vital capacity, vital capacity.
So vital capacity is a very good indicator for your lung function. आपका जो डीप सी डाइवर्स है, जो आपका जिसका लंग का वॉल्यूम ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या रोअर्स, इन लोगों को क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा, वाइटल कैपेसिटी काफी ज्यादा होगा। वाइटल कैपेसिटी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक। So we'll ask the subject, take a deep inspiration, then forcefully expire. ऐसे इसी में forcefully expire करेंगे। So vital capacity को definition क्या बोलेंगे? Vital capacity is the volume of air which can be forcefully expired after taking a deep inspiration. Deep inspiration लेने के बाद, deep inspiration ले रहा है, लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो forcefully expire कर रहा है, उसको बोलते हैं vital capacity. So vital capacity is the volume of air which can be forcefully expired after taking a deep inspiration. Volume कितना है? Around 4.5 to 5 liter. 4.5 to 5. Vital capacity मेल को ज्यादा है because respiratory muscle का पावर ज्यादा है. Lung volume किसी को ज्यादा है तो vital capacity ज्यादा होगा. There are multiple factors which can determine the vital capacity. Functional residual volume क्या है? देखो इधर है. Functional residual volume is the summation of expiratory reserve volume plus residual volume. Functional residual volume. So after quiet expiration आपका lungs के अंदर जो जितना एयर है उसको बोलते हैं functional residual capacity. Functional residual capacity. Total lung capacity क्या है? Take a deep inspiration. आपका लंग के अंदर जितना टोटल एयर है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, अराउंड 6 लीटर या 6000 ml. So total lung capacity is the summation of everything. आपको tidal volume, ये है tidal volume, plus inspiratory reserve volume, plus functional residual capacity. ये सभी को इकट्ठा मिलाएंगे तो आपको total lung volume है. Individually देखिए, note down करने के लिए if you want to write down the definitions. कभी-कभी पूछते हैं define tidal volume. Yeah, what is the tidal volume? So the volume of air, इसको volume कह दीजिए, amount मत कीजिए. The volume of air which can be inspired or expired with each normal breathing is about 500 ml. बताया अभी. Inspiratory reserve volume. It is the maximum volume of air which can be inspired from the end inspiratory position. From the end inspiratory position. This is called inspiratory reserve volume. Expiratory reserve volume. The maximum volume of air that can be expired from the end of the normal expiration. Residual volume. The volume of air which is remain in the lung after the maximal expiration. बताया अभी ना, अभी definition में बताया. So the volume of air which is remain in the lung even after you forceful do the expiration, maximum expiration करने के बावजूद भी आपका जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहता है, कितना है वॉल्यूम? 1100 ml, 1100, 1 लीटर 1.1 लीटर या 1 लीटर 100 ml. दिस इज द नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम. इसको हम स्पायरोमेट्री से नाप नहीं सकते. वी कैन नॉट मेजर दिस वॉल्यूम ओनली यूजिंग द स्पायरोमेट्री. इसको नाइट्रोजन डाइल्यूशन टेक्निक या हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से नापते हैं. सो दीज आर द लंग वॉल्यूम्स हो गया. अभी लंग कैपेसिटीज आर द देयर आर मेनी लंग कैपेसिटीज लाइक टोटल लंग कैपेसिटी. Total lung capacity is the volume of air which contain in the lungs after a deep inspiration, deep or maximum inspiration. आप एक डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स में होता है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटीज. सो टोटल लंग कैपेसिटीज इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी. ऐसे कर सकते हैं. Then a vital capacity. Vital capacity is the maximum volume of air that can be forcefully expired or expelled from the lungs following a
मैक्सिमम इंस्पिरेशन फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन लेने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लंग से फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं. सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRB प्लस TB प्लस ERB. कितना है 4.5 to 5 लीटर. हाई साइड में थोड़ा सा इतना आएगा स्पोर्ट्स पॉपुलेशन में. Functional residual capacity, FRC, the volume of air which maintaining in the lungs at the end of normal expiration. This is called the functional residual capacity. Hope you all got it. Then you have the inspiratory capacity, the maximum volume of air that can be inspired from the end expiratory position. इसको बोलते हैं inspiratory capacity. This ends the respiratory system. In brief, respiratory system एक समुंदर है, काफी details है, but we have summarized and given a very brief to you so that you can carry out this knowledge, and later on in the page 2 we have given the application, sports application, so that based on this concept you'll be able to understand the better in the exercise physiology during the performance or activity, what is VO2 max, वो सब भी पढ़ाएंगे in the unit next unit में. So in today's class I'll give a very brief or summary. Still I am having 5 more minutes. So today's class we are seeing two major topics. One is the how exactly we are breathing, that is called the mechanics of breathing. कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पूछेंगे तो कौन सा चीज लिखना है ना. सो याद रखिए, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिज्म, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिज्म. सो यू हैव टू राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, वो सब लिखना है ना. तो वो उसमें हम लोग देखे, हम लोग का दो रेस्पिरेटरी मसल्स है, एक है डायफ्राम, एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो क्वाइट रेस्पिरेशन में मींस नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम आ रहा है और वही का फंक्शन कर रहा है ना. और उसके बाद देखे हम लोग लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, एंड वी हैव सीन देयर आर लंग वॉल्यूम्स, फ्यू लंग्स वॉल्यूम जैसे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेसिडुअल वॉल्यूम्स, ये सब वॉल्यूम्स है. Then we are having lung capacities. Lung capacities क्या क्या है? We are having functional residual capacity. We are having inspiratory capacity, then vital capacity and total lung capacities. वो ग्राफ याद करने का कोशिश कीजिए, but and try to recall, remember, वो definition में वो ग्राफ से ही आप खुद लिख सकते हैं. If you can remember or recall the graph. If you can remember or recall the graph, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. So in today's class that much only, and you need to now read. That's why the last part I have told. So आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप फ्लरिश करेंगे. आपको खुद अभी पढ़ना है. Always your teacher's job is to give you दिशा दिखाना है, बाकी है आपका इंटरेस्ट. बहुत सारा